हेलो स्टूडेंट्स, YDSC यंग्स डबल स्लिट में D इजिकल टू 1 mm और कैपिटल D इजिकल टू 1 मीटर की दो पट्टी का T इजिकल टू 1 माइक्रोमीटर, म्यू इजिकल टू 3 और T इजिकल टू 0.5 माइक्रोमीटर, म्यू इजिकल टू 2 की रेखा चित्रों के सामने रखिए। फ्रिंज प्रारूप में कितना विस्थापन होगा? फ्रिंज प्रारूप में कितना विस्थापन होगा मतलब फ्रिंजेज कितनी ऊपर शिफ्ट होगी या कितनी नीचे शिफ्ट होगी, इसके बारे में आपको पता करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, मान लो ये S1 और ये S2 और ये O, तो क्या ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा? ओके, तो अब आप देखिए कैपिटल D और ये स्मॉल d, तो अब आप यहां पर देखिए कि अभी यहां पर पट्टी का नहीं रखी गई है, पट्टी का नहीं रखी गई है, तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट यहां बनेगा, उच्चिष्ट। अब जैसे यहां पट्टी का रखोगे तो यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट न बनकर केंद्रीय उच्चिष्ट तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, उसे देखते हैं। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, यहीं पर ही बनाता हूं। ये S1 और ये S2, यहां से एक वेव आई, यहां पर एक वेव यहां से आई, यहां पर एक पट्टी का रखी और एक पट्टी का यहां रखी। चलिए, इस पट्टिका की मोटाई कितनी है? T1, इसकी कितनी है? T2, और म्यू इसका क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अब आप देखिए कि यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा ऊपर, तो ऊपर पाथ डिफरेंस में यहां लिख रहा हूं डेल्टा एक्स, कितना आया? ऊपर से वेव क्या चलेगी? S1O, ठीक है, माइनस T1 प्लस म्यू T1। डन, समझ गए बात को? इसका लिखो माइनस H2O माइनस T2 प्लस म्यू T2, ये बन जाएगा भैया। तो यहां पर O पर पाथ डिफरेंस, दिस विल बी S1O, आपने T1 कॉमन लिया, म्यू माइनस 1 माइनस H2O प्लस T2 माइनस म्यू T2, यहां भी कॉमन आ जाएगा वैसे तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका T1 म्यू माइनस 1 माइनस T2 कॉमन लिया 1 माइनस म्यू, ये पाथ डिफरेंस आएगा आपका। ओके, इसको सोल्व करें थोड़ा सा, तो दिस विल बी, T1 कितना हो गया आपका? T1 हो गया आपका 1 माइक्रो, तो फिर T1 को 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो है। म्यू कितना है? 3 माइनस 1, ये 2 हो जाएगा। T2 कितना है? 1/2 माइक्रोमीटर, और ये 1 माइनस म्यू कितना हो जाएगा आपका? 2, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2 माइक्रोमीटर माइनस ये 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइक्रोमीटर, यानी कि 5/2 माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा। हो गया? अब आप देखिए चीज को ध्यान से कि असल में डेल्टा एक्स यहां पर कितना आया? 5/2 माइक्रोमीटर। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमा यहां ना बनकर यहां कहीं बनेगा जहां पर डेल्टा एक्स बराबर 0 होगा और ये डिस्टेंस y हो जाएगी। मैंने आपको क्या कहा था? ये y निकालना है आपको, क्या निकालना है? ये y। तो मैंने कहा था y इक्वल टू डेल्टा एक्स एट, यहां पर केंद्र बिंदु पर पर्दे के, इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके,
अब आप देखिए ये कितना आ गया 5/2, माइक्रो कितना हो गया 10⁻⁻6, कैपिटल डी कितना हो गया 1 और स्मॉल डी कितना हो गया आपका 1 mm 10⁻⁻3। इससे ये कट जाएगा 10⁻⁻3 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.5 mm। तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहां से यहां पर। जब स्लैब नहीं थी तो केंद्रीय उच्चिष्ट यहां पर था, ओके, और जब स्लैब लगा दी गई है तो केंद्रीय उच्चिष्ट यहां पर आ गया है। तो ये दिमाग में याद रखना, बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कई सारी बातें समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। YDSC एक्सपेरिमेंट में λ=6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी d=2 mm है। d= अपन जानते कैपिटल डी क्या होता है 10 सेंटीमीटर। जब 0.5 mm मोटाई की पट्टी का किसी एक स्लिट के सामने रखते हैं तो फ्रिंज प्रारूप 5 mm विस्थापित हो जाता है। तो बताइए पट्टिका का अपवर्तनांक कितना होगा। ये स्मॉल डी, ये S1, ये S2, ये वो। उन्होंने यहाँ पट्टिका रख दी तो आप समझते होंगे कि यहाँ पर ΔX बराबर 0 होगा और ये डिस्टेंस y, तो ये आपका क्या बन जाता है केंद्रीय उच्चिष्ट। इसकी मोटाई t है, अपवर्तनांक में। यहाँ बताइए पहले कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा जब ये वेव ऐसे आएगी पट्टिका में से होती हुई, तो यहाँ ΔX आएगा μ-1 इंटू टी, ये अपन जानते हैं। ओ पर, कहाँ पर, ओ पर आ गया। अब देखिए उसने क्या कहा है कि y डिस्टेंस ऊपर चला जाता है, तो फॉर्मूला अपन जानते ही हैं कि y ΔZO कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये कितना हो गया y, उसने कहा है कि 5 mm विस्थापित हो जाता है, तो ये हो गया 5 mm 10⁻³ ΔX μ-1, t कितना है, t है आपका 0.5 mm, यानी कि 1/2 इंटू 10⁻³ और स्मॉल d कितना हो गया 2 mm 2 इंटू 10⁻³, ये आ गया आपका। और एक मिनट, कुछ गलती हुई है, यस, ये t आया है और d भी रखो अभी आप, d कितना आएगा कैपिटल D आएगा 10 इंटू 10⁻²। देखिए अब आप, इससे ये गया, अब ये 2 और 2 4 हो गया, 4 यहाँ जाएगा तो 20 इंटू 10⁻³ μ-1 इंटू 10 इंटू 10⁻²। इससे ये गया और एक ये भी चला गया, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/10 इज इक्वल टू μ-1, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1 + 1/5 यानी कि 6/5 यानी कि 1.2। इस प्रकार से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल सकते हो। तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, इन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग तिर्यक आपतन, ऑब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं। इंसिडेंस ये होता है तिर्यक आपतन। इसका क्या मतलब होता है, इसे अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए, जब आप YDSC के अंदर आपका प्रकाश ऐसे आता है तो यहां पर आपका केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है,
ऐसा क्यों होता है, आप मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहां से जो वेव फ्रंट आ रहे हैं वो प्लेनर आ रहे हैं, तो यहां जो वेव फ्रंट आया उन दोनों का फेज सेम है। क्या है? फेज सेम है, एक समान फेज है। तो आप आराम से लेंथ S1 से O और S2 से O लोगे तो डेल्टा S बराबर S1O माइनस S2O बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। अगली बात, जब आप ऐसा करते थे, सुनना आप मेरी बात ध्यान से, सोर्स यहां होता था, तब भी क्या होता था कि आपको वैसे तो सोर्स से लेंथ लेनी चाहिए, लेकिन आप लेंथ यहां से लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि यहां से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं ये दोनों पॉइंट सेम वेव फ्रंट पे आ जाते थे, तो यहां का फेज और यहां का फेज बराबर होता था। यहां भी सेम, जब आप यहां पर फेज डिफरेंस निकालोगे तो 0 आएगा। तो यहां पर भी क्या होता था, केंद्रीय उच्चिष्ट, दोनों बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं अलग एक बात करूं यहीं पर ही, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये d/4 और ये 3d/4, और मैंने यहां पर सोर्स रखा, आपका सोर्स मैंने यहां रखा, तब एक वेव ऐसे जाएगी और एक वेव ऐसे आएगी, ये यहां से यहाँ आएगा। अब यहां का फेज और यहां का फेज बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि यहां से ऐसे वेव फ्रंट चलेंगे, ये तो इस वेव फ्रंट पे आ जाएगा, तो इसके लिए अलग वेव फ्रंट एक और आएगा। अंदर नहीं दिखा सकते, बाहर दिखा सकते हैं। तो यहां तो ये वाला वेव फ्रंट आ गया और यहाँ तो फेज अलग अलग हो गया। तो अब आप यहां से S1O बराबर H2O नहीं कर सकते, यहाँ के फेज अलग अलग है। क्या है? फेज अलग अलग है। तो आपको क्या करना होगा? तो आपको जो लेंथ लेनी होगी यहां से लेनी होगी, वो L1 L2 L3 L4। O पर आप जब आप पार्ट डिफरेंस लिखोगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा L1 प्लस L2 माइनस L3 प्लस L4, ये पार्ट डिफरेंस। अब यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट नहीं बनेगा। इन तीनों में से कोई भी ओब्लिक इंसिडेंस का एग्जाम्पल नहीं। अब मैं ओब्लिक इंसिडेंस का एग्जाम्पल, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं थोड़ा सा ओब्लिक इंसिडेंस में, लेकिन हमें पैरेलल वेव डालनी है। क्या डालनी है? पैरेलल वेव। अब ये चीज़ें, तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका ओब्लिक इंसिडेंस, देखना अब आएगा ये। अब मैंने रेखा डाली, ऐसे डाली, दिस एंगल इज थीटा, या थीटा नोट ले लो, जो भी होगा बहुत कम एंगल होगा वैसे, ताकि अप्रोक्सीमेशन लगा सके। यही आपका स्मॉल डी, कैपिटल डी। अब आप देखिए,
कि सर यहां से जो वेव फ्रंट आ रहा है, ये प्लेनर वेव फ्रंट आ रहे हैं, तो यहां का और यहां का फेज सेम नहीं होगा, यहां का और यहां का फेज सेम नहीं होगा। इट मीन्स हाँ, यहां का और यहां का कोई सेम वेव फ्रंट के ऊपर फेज सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अब यहां पर जो डेल्टा एक्स मिलेगा तो उसकी काउंटिंग यहां से और यहां से होगी, ठीक है, या इसको थोड़ा और आगे बढ़ो, यहां से होगी। तो अब आप देखो, तो यहां पर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पर क्योंकि डेल्टा एक्स वहां पर जीरो नहीं आएगा, तो अब आप बताओ डेल्टा जीरो कहां पर आएगा सर? तो अपन इसको आगे देखते हैं, वापस से डायग्राम बनाता हूं मैं। डी, तो जो ये वेव फ्रंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? ये ऐसे आ रहे हैं। थोड़ा क्लियर करते हैं इसको भी, वो हल्का सा मजा नहीं आया डायग्राम में, ताकि हमें नजर आए वो चीज। यहां का जो वेव फ्रंट है वो ये वाला होगा, ये एम और ये ओ। अब यहां से एक वेव मान लो यहां गई और एक वेव ऐसे गई, यहां पर डेल्टा एक्स निकालना है आपको, क्योंकि यहां तो डेल्टा जीरो होगा ही नहीं। आप ध्यान देना, ये डिस्टेंस है आपकी डी, तो ये कितना हो जाएगा आपका डी कोस थीटा, ये थीटा नोट, तो ये थीटा नोट, तो ये डी कोस थीटा नोट, और ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा नोट। अब डेल्टा एक्स लिखो आप यहां पर, क्या लिखोगे? आप लिखोगे डी साइन थीटा नोट प्लस S1P मान लो माइनस S2P। ओके, अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर आप यहां पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, क्या होगा? थीटा। तो ये होगा आपका डी साइन थीटा। तो आप कहोगे, माइनस कॉमन ले लो, S2P माइनस S1P, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डी साइन थीटा। तो यू विल राइट डेल्टा एक्स एट पी बराबर डी साइन थीटा नॉट, इसको यहां डाल दो अंदर, कहां पर? ओ पर, माइनस डी साइन थीटा। ये आ गया आपका, बिल्कुल आसान है। अब यदि ये जीरो के बराबर है केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, तो आप लिखोगे डी साइन थीटा नोट बराबर डी साइन थीटा, सोल्व करोगे तो थीटा नोट बराबर थीटा। बहुत बढ़िया। तो मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट वहां बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट वहां बनेगा जहां पर इस एंगल के बराबर। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाई हो गया और ये डी हो गया आपका। तो आप देखो कितना होगा, टेन थीटा बराबर वाई बाई डी। तो वाई बराबर कितना आ गया, और थीटा कितना हो गया, थीटा नोट। ओके डन। तो ये हमारी बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आप किसी भी तिर्यक आपतन ओब्लिक इंसिडेंस में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मान लो इसमें अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, वो कहेगा कोई प्रकाश पॉइंट 5 डिग्री पर आपतित है, ठीक है, कितने पर है? तो बताइए केंद्रीय उच्चिष्ट कहां पर शिफ्ट होगा? यही आएगा, तो ये डी हो गया। तो अपन जानते हैं कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो केंद्रीय उच्चिष्ट यहां आ गया, तो टेन थीटा बराबर
y बाई डी, y बराबर डी टेन थीटा। थीटा बहुत छोटा है तो डी टेन आलमोस्ट को थीटा, डी जो डी है और थीटा कितना हो गया आपका 0.5। अब जो डिग्री है इसको रेडियन में बदलो, पाई बाय 180। ओके, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। तो आपका आंसर आ जाएगा डी इंटू 1/2 इंटू 22/7 इंटू 180। डी की वैल्यू जो भी होगी उससे इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप ऑब्लिक इंसिडेंस का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग व्यतिकरण प्रारूप का आकार। ओके, देखिए व्यतिकरण प्रारूप का आकार से क्या मतलब आपको व्यतिकरण जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा, अतिपरवलय मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा या सर्कल मिलेगा, ये आपको देखना है। तो इसमें 3 अलग अलग चीजें। पहली, सबसे पहले मान लो रेखा छिद्र है, कैसे, जैसे ये वाला है और यहां पर प्रकाश ऐसे जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर व्यतिकरण प्रारूप कैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हैं या स्क्रीन के पैरेलल है दोनों के दोनों। ये जो दोनों रेखा छिद्र हैं स्क्रीन के पैरेलल, डबल स्लिट बोलते हैं इनको। स्लिट क्या बोलते हैं इनको? स्लिट। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसमें से ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या मिलेगा, हमें मिलेगी ये सरल रेखा। ओके, दूसरा, इसी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना कि अब रेखा छिद्र ना होकर बहुत छोटे से होल हैं ऐसे, ये ऐसे, तो यहां पर कैसा पैटर्न मिलेगा, बिंदु छिद्र है मान लो, तो यहां बीच में तो यही मिलेगा मैक्सिमा। इसके बाद आप देखोगे कि जो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ये मिलेगा अति परवलय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहां तो हर पॉइंट के ऊपर पाथ डिफरेंस सेम आएगा, लेकिन अगर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो उसके ऊपर हर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस सेम नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग आती चली जाएगी इनकी। तो इसलिए ये अति परवलय बनता है कि यहाँ 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 पर सब दूर जो पाथ डिफरेंस है वो सेम मिलता है। क्या मिलता है? सेम मिलता है। तो आपको याद रखना है कि यदि छिद्र बिंदु छिद्र है और स्क्रीन के समानांतर हैं तो आपको अति परवलय बनाना है। और यदि आपका रेखा छिद्र है, ओके, स्लिट्स बोलते हैं इनको, स्लिट्स, तो आपको सरल रेखा बनानी है। ठीक, और एक और शेप आता है तीसरा। अच्छा, मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करते हैं अपन इनका,
कि ये अति परवलय क्यों आता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों है, अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करते हैं। तीसरा एक और होता है, तीसरा होता है आपका कि यदि इस लाइन पर दोनों बिंदु स्रोत हो S1 और S2, दोनों के बीच दूरी कितनी है D, तो क्या बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इससे यहां पर और यहां पर पाथ डिफरेंस सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लूं तो इससे एक जो वेव जाएगी और एक जो इससे वेव जाएगी, इस सर्कल के ऊपर सब दूर पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते चले जाएंगे। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से ये बन जाएगा। और दोनों लाइन स्रोत क्या है, बिंदु स्रोत है, दोनों क्या है बिंदु स्रोत। और कहां पर है, इसको मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर दोनों स्रोत रखे हुए। यही लिख दो यहाँ पर, स्क्रीन मतलब पर्दा, पर्दा के लंबवत बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत। तो कैसा बनेगा शेप आपका, ऐसे बनेगा। तो जब भी एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखें कि वो अलग अलग स्लिट से पूछेगा, कभी बिंदु स्लिट होगी, कभी रेखा वाली छिद्र होगी, कैसे रखे होंगे। तो आपको इन तीनों के आंसर याद रखने हैं और आंसर देना है, ठीक है। तो ये व्यतिकरण प्रारूप हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यदि YDSC में यदि YDSC में श्वेत प्रकाश डाला जाए, तो फ्रिंज एज कैसी बनेगी, क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब प्रॉब्लम है कि श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है। श्वेत प्रकाश का मतलब ये है बहुवर्णी, मतलब एक वर्णी, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी ये। श्वेत प्रकाश के अंदर विब्ग्योर होता है, तो ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होगा। क्या होगा, ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होगा। जब आप यूं जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी घटेगी और यूं जाओगे तो वेवलेंथ आपकी बढ़ेगी, ये हम जानते हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, बैंगनी कलर की होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, लाल कलर की होगी, ठीक है। तो हुआ क्या असल में, जब आपने यहां से विब्ग्योर ये व्हाइट लाइट डाली आप, तो अगर आप सेंटर को देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पर रेड का मिनीमा, यहां पर ऑरेंज का मिनीमा, यहां पर पीले रंग का मिनीमा, यहां पर बैंगनी रंग का, तो सारे के सभी का मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां तो आपको डेल्टा एक्स बराबर सबका 0 केंद्रीय उच्चिष्ट मिल जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट मिल जाता है, हो गया आसान काम। लेकिन आपको बाकी जगह पर अलग अलग कलर दिखाई देंगे, क्योंकि इससे जब फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट निम्निष्ट और फर्स्ट उच्चिष्ट। अब देखिए फर्स्ट निम्निष्ठ और फर्स्ट उच्चिष्ट के लिए देखो, y बराबर लेमडा डी बाई स्मॉल डी, ये उच्चिष्ट के लिए, इसके लिए तो सबसे लेमडा सबसे कम किसका है, बैंगनी कलर का है। तो बैंगनी कलर का सबसे फर्स्ट उच्चिष्ट बनेगा, प्रथम उच्चिष्ट बैंगनी कलर का बनेगा, क्योंकि लेमडा सबसे कम उसका है। प्रथम उच्चिष्ट
बैंगनी कलर का, ये रंग का। तथा यदि मैं निम्नलिखित की बात करूं तब भी प्रथम निम्नलिखित बैंगनी रंग का बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से व्हाइट लाइट डाल दो। व्हाइट लाइट सर, अब आप कहोगे सर यहाँ पर दूसरे भी तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, रेड का मैक्सिमम आएगा, सबका मैक्सिमम आएगा यहाँ पर, और मिनिमम भी आएगा। तो आपको केवल और केवल इस स्क्रीन के ऊपर एक ही जगह व्हाइट लाइट दिखाई देगी, वो यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो श्वेत प्रकाश डाला जाता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए डाला जाता है, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट की लोकेशन प्राप्त करने के लिए। सबसे इसका मेन पर्पज क्या है? श्वेत प्रकाश पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के उपयोग में आता है। क्योंकि जब आप एक वर्णीय प्रकाश डालते हो तो यहां पर बहुत सारी इंटरफ्रेंस प्रारूप मिलता है, फ्रिंजें मिलती है, तो आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सी केंद्रीय है, कौन सी केंद्रीय नहीं है। तो जब आप व्हाइट लाइट डालोगे तो व्हाइट लाइट यहाँ पर डेल्टा 0 आ जाएगा, तो वहां पर आपको अपने आप स्वेट लाइट दिखाई देगी, सफेद प्रकाश दिखाई देगा, तो वहीं आप समझ जाओगे कि यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट है। ठीक है, तो ये आपका इसका मेन पर्पज है। लेकिन होता क्या है असल में, यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि इस केंद्रीय निम्नलिखित बनता है, फिर उच्चिष्ट बनता है, इसके बाद धीरे धीरे बाई कलर आते हैं, फिर इसके बाद में रेड कलर का निम्नलिखित और रेड कलर का उच्चिष्ट आता है। ठीक है, तो जैसे ही वोलेट कलर का निम्नलिखित, सॉरी वोलेट कलर का उच्चिष्ट कम होना चालू हो जाएगा तो बाकियों के उच्चिष्ट आना चालू हो जाएंगे, तो रेड कलर का उच्चिष्ट डोमिनेट करता है। असल में इसके ऊपर और नीचे रेड कलर आपको ज्यादा दिखाई देता है, वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, बाकी भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको दिखाई वो रेड का देता है। इन एग्जाम में आ जाएगी प्रथम उच्चिष्ट किसका बनेगा? बैंगनी का। प्रथम निम्नलिखित किसका बनेगा? बैंगनी कलर का। श्वेत प्रकाश क्यों डाला जाता है? केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की लोकेशन स्थिति प्राप्त करने के लिए डाला जाता है। तो ये व्हाइट लाइट का यूज है, बस इससे ज्यादा इसका कुछ भी नहीं है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब इस थिन फिल्म इंटरफेरेंस में आप ध्यान देना क्या है, काफी इंपोर्टेंट है इंटरफेरेंस ही है, व्यतिकरण ही, मतलब पतली फिल्म से व्यतिकरण। पतली झिल्ली बोलते जनरली, मैं फिल्मी लिख देता हूं, या पतली परत से व्यतिकरण। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। पतली परत से व्यतिकरण, आपको व्यतिकरण देखना है। देखो होता क्या है, व्यतिकरण दो किरणों के बीच में होती, ठीक है। तो देखो आप, जैसे आपने देखा होगा, बताऊं मैं आपको, बहुत सी बार पानी के ऊपर किसी ऑयल की लेयर आ जाती है। क्या जाती है? ऑयल की लेयर आ जाती है। तो पानी के ऊपर ऑयल की लेयर बहुत पतली होती है, एकदम से होती है पतली। तो जब किरणें परावर्तित होती है, प्रकाश की किरण आएगी, ऑयल की परत पर गिरेगी और गिरकर परावर्तित होगी। जब वो परावर्तित होगी तो वहां पर व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण होगा तो आपको अलग 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 कलर
दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अलग, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश होता है, प्रकाश विब्ग्योर आता है, अलग अलग कलर के मैक्सिमा बनते हैं, मिनिमा बनते हैं, तो आपको एकदम से कलरफुल दिखाई देती है। वो होता कैसे है, क्या होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। पतली फिल्म से व्यतिकरण कैसे होता है। तो क्या होता है असल में, मान लेते हैं ये कोई एक मीडियम है, पतली फिल्म है, टी मोटाई की है ना, इसे बहुत पतली होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे मोटा मान लेता हूं अभी दिखाने के लिए। इसकी मोटाई कितनी है, टी है। ये एयर मीडियम, ये म्यू मीडियम, और ये एयर मीडियम हो गया। ठीक, अब प्रकाश की किरणें ऊपर से मान लो ऐसे आपतित हो रही है वर्टिकली। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, यहां काम की बात है। चौक चेंज करता हूं, एक तो किरण यहीं से परावर्तित हो जाएगी, एक प्रकाश की किरण अंदर जाएगी, फिर यहां से परावर्तित होकर वापस यहां आएगी। ठीक है, तो एक तो किरण जो इस सतह से परावर्तित हुई, और वही किरण आगे जाकर वापस उसी नीचे वाली सतह से जो परावर्तित हुई, तो इन दोनों किरणों में क्या हो जाएगा, यहां पर व्यतिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। अब व्यतिकरण होने पर या तो यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। ये किस पर निर्भर करेगा, ये पथांतर पर निर्भर करेगा। तो हमें पथांतर निकालना है। तो अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो एकदम मिक्स हो गया सर, कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको दिखाने के लिए यहाँ दिखाता हूँ अलग से कि ये किरण आई, ये एयर, माध्यम म्यू, ये एयर, टी मोटे। मान लेते हैं ये किरण आई और ये यहाँ से परावर्तित हो गई, किरण नंबर। ठीक, तो बताइए जो आपतित किरण और परावर्तित किरण में यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, पठान नहीं, आपतित किरण इसके अंदर यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई का फेज डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, जब आपतित किरण किसी सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। याद होगा आपको, जब आपतित किरण किसी सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो पाई का कलांतर आता है। पाई का कलांतर और या λ/2 का पथांतर। दूसरी बात, जब आपतित किरण विरल माध्यम से परावर्तित होती है तो जीरो कलांतर आता है, तो शून्य कलांतर आता है तथा शून्य पथांतर आता। ठीक है, ये बात आपको याद है। अच्छा, ये अनुप्रस्थ तरंगों के लिए है, किसके लिए, अनुप्रस्थ
तरंगों के लिए। और प्रकाश की किरणें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब वही किरण वापस नीचे जाकर यूं आएगी, तो मैं इसे साइड में बना रहा हूं, यहां आ गई, तो ये पार्ट टू, किरण 2 हो गई। तो किरण 1 के लिए x1 इज λ/2 और किरण 2 के लिए t तो ये चली और यहां पर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आया और t ये चली, कितना होगी? 2t। लेकिन किस मीडियम में? म्यू माध्यम में, म्यू माध्यम में, और ये हवा माध्यम में। ठीक है, तो अब आप एक बात ध्यान रखना कि जब आप पथांतर निकाल रहे हो, दोनों को हवा माध्यम में निकालोगे या दोनों को म्यू माध्यम में निकालोगे? जिसमें वेवलेंथ दी गई हो उस माध्यम में निकालना चाहिए। यहां पर वेवलेंथ हवा माध्यम में दिया हुआ है, तो हवा माध्यम में निकालो। तो क्या हो जाएगा? देखो आप, x2 कितना हो जाएगा हवा माध्यम में? आप जान तो पहले कर चुके अपन लोग, प्रकाशीय पथ और ज्यामितीय पथ 2μt, ये हवा माध्यम हो जाएगा। हो गया आसान। अब देखिए, तो आपका डेल्टा एस कितना आएगा? ये कितना हो गया? ट्वाइस μt माइनस λ/2, ये हो गया आपका। क्लियर? ट्वाइस μt माइनस λ/2। अब देखिए, अब मान लो यहां पर आपको उच्चिष्ट मिलता है। क्या मिलता है? उच्चिष्ट। तो डेल्टा इसका लिख देंगे आप, माना सतह पर उच्चिष्ट मिलता है, तो डेल्टा एक्स बराबर n लैम्बडा डेट इज इक्वल टू 2μt माइनस λ/2, ये आ जाएगा। कौन सा उच्चिष्ट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां आ जाएगा, डिसाइड कर लोगे। यहां वो पूछेगा आपसे कि इस परत की मोटाई कितनी होगी, तो क्या निकालोगे? t। तो t बराबर 2 यहाँ चल जाएगा, 2n प्लस 1 λ/2, ये था और 2 नीचे 4, ये आ जाएगा। क्लियर? हो गया आसान से। मान लो कहता है कि पहला प्रथम उच्चिष्ट मिलता है। क्या मिलता है? प्रथम उच्चिष्ट। तो मैं इसको रब करता हूं यहाँ पे एक बार। वो कहेगा यदि प्रथम उच्चिष्ट मिलता है तो परत की मोटाई कितनी होगी? प्रथम उच्चिष्ट के लिए n बराबर 1, तो t बराबर आ जाएगा आपका 3 λ/4 में। हो गया आसान। इसी प्रकार से यदि निम्निष्ट मिलता है, डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 λ/2 बराबर ट्वाइस μt माइनस λ/2, यहाँ से तो t बराबर आएगा n/2μ। प्रथम निम्निष्ट के लिए कितना हो जाएगा? n बराबर 1। ओके, इस प्रकार से परत की मोटाई आएगी। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे वैसे पूछेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि यहाँ ऊपर एयर है और नीचे एयर है। अगर ये माध्यम बदल जाएंगे, तो आपकी चीज़ें सारी की सारी
बदल जाएगी बच्चों। ओके, पाथ डिफरेंस बदल जाएगा। तो अलग अलग केस में क्या होता है, तो अपन वो अलग अलग लेकर करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।